तो पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं फीड वाटर साइकिल का पार्ट 2 पे वीडियो बना रहा हूं। पार्ट 1 का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है कृपया उस पार्ट 1 को देखें। पार्ट 1 में मैंने फीड वाटर साइकिल का जो आप उसको कंडेंसेट वाटर साइकिल बोल सकते हैं, कंडेंसेट वाटर साइकिल का मैंने हॉट वेल से स्टार्ट किया था और डिएरेटर तक मैंने पढ़ाया था कि किस तरह से कंडेंसेट साइकिल सीपी से होते हुए ब्लेंड स्टीम कंडेंसर, ड्रेन कूलर, आपका एलपी हीटर 1, 2, 3 होते हुए मैंने डिएरेटर तक आपका वाटर जाता है। और डिएरेटर का क्या इंपॉर्टेंस है, डिएरेटर आपका 31 मीटर पे होता है और डिएरेटर पे हम लोग इनिशियल हीटिंग करते हैं, पैकिंग स्टीम डालते हैं पीआरडीएस से, फिर सीआरएस से आपका प्रोविजन है। और आपका जब रनिंग यूनिट आ जाता है तो आईपी एक्सट्रैक्शन से जो 7th स्टेज से हम लोग एक्सट्रैक्शन स्टीम निकालते हैं, जो आपका वो पैकिंग स्टीम के लिए जाता है। और वहां आपका फीड वाटर का जो फाइनल टेम्परेचर जो होता है वो 165 डिग्री सी होता है और प्रेशर 7 kg के आसपास होता है। तो डिएरेटर का प्रेशराइज हम लोग हीटिंग क्यों करते हैं और वो 7 kg प्रेशर पे हम लोग क्यों उसको मेंटेन करते हैं, इसका भी मैंने आपको एक डिटेल बताया था कि आपका बूस्टर आपका 3 बॉयलर फीड पंप होता है। तो तीनों बॉयलर फीड पंप का बूस्टर पंप होता है। बूस्टर पंप का जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो होता है वो जनरली 7 to 8 kg के आसपास होता है। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम लोग डिएरेटर को प्रेशराइज भी करते हैं और फिर डिजॉल्व गैसेस को निकालने के लिए हम लोग उसको स्टीम से हीटिंग भी करते हैं। मैंने डिटेल एक वीडियो बनाया था। अब यहां से क्या होता है, हम लोग फीड वाटर साइकिल जो है स्टार्ट होता है। आपका यहाँ पे क्या होता है कि फीड स्टोरेज टैंक है, ये फीड स्टोरेज टैंक है और इसी सेक्शन पे आपका स्टीम तो ऊपर से जाता है नीचे से ऊपर की ओर और यहां से आपका बहुत सारा नोजल रहता है, ट्रे टाइप रहता है जहां से वाटर आपका स्प्रे होता है और ये स्टीम और इसमें हीटिंग होता है। हीटिंग होने से क्या होता है, आपका स्टीम का जो टेम्परेचर जो है वो 280 डिग्री सी के आसपास होता है और प्रेशर जो जनरली जो होता है वो 6 से 7 kg के आसपास प्रेशर होता है। और आपका जो फीड वाटर जो यहाँ पे जो इंटर करता है वो 130 डिग्री सी के आसपास आता है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर मिक्सिंग होता है उसको हम लोग हीटिंग करते हैं। हीटिंग करने से जो इसका फाइनल जो टेम्परेचर जो होता है फीड वाटर का दिखेगा वो 165 डिग्री सी के आसपास रहता है और आपका प्रेशर जो होता है वो 6.5 से 7 kg प्रेशर के आसपास रहता है। ठीक है, डिएरेटर का अगर आपका लेवल डाउन होता है, डिएरेटर का जो लेवल जनरली हम लोग 2500 mm WC मेंटेन रखते हैं। अगर इसका लेवल आपका डिक्रीज होता है तो एक इनिशियल फिलिंग स्टेशन भी है, इनिशियल फिलिंग हम लोग करते हैं। इनिशियल फिलिंग हम लोग कहां से करते हैं, तो बॉयलर फील पंप होता है, बॉयलर फील पंप होता है। बॉयलर फील पंप का आपका 2 काम है। आपको बॉयलर को अगर इनिशियल फिल करना होता है बॉयलर फील पंप से करते हैं और डिएरेटर को भी अगर इनिशियल फिलिंग करना होता है तो डिएरेटर को भी हम लोग बॉयलर फील पंप चला के ही इनिशियल फिलिंग करते हैं। और हॉट वेल में अगर मेकअप लेना है तो उसका 2 प्रोविजन मैंने बताया था। एक इमरजेंसी मेकअप होता है जो सीएसटी से आता है, कंडेंसेट ट्रांसफर टैंक से आता है, और आपका एक नॉर्मल मेकअप है तो वो डीएम मेकअप पंप चला के हम लोग करते हैं। तो सिमिलरली आपका इनिशियल फिलिंग इसमें डिएरेटर में हम लोग बॉयलर फिल पंप से करते हैं। और आपका जब यूनिट रनिंग कंडीशन में आता है तो आपका एक डिएरेटर फिलिंग स्टेशन होता है। सीपी के डिस्चार्ज के बाद आपका डिएरेटर फिलिंग स्टेशन होता है और उस डिएरेटर फिलिंग स्टेशन से हम वहां पे पीआईडी में सेट कर देते हैं 2500। तो उससे क्या होता है कि डिएरेटर के लेवल को ये मेंटेन करता है, एक कंट्रोल उसका न्यूमेटिक वाल्व होता है। न्यूमेटिक वाल्व अगर उसका लेवल डिक्रीज होगा तो न्यूमेटिक वाल्व ओपन हो जाता है, अगर लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है तो न्यूमेटिक वाल्व क्लोज हो जाता है। वहां से हम लोग डिएरेटर कंट्रोल लेवल कंट्रोल जो स्टेशन होता है उस स्टेशन से हम लोग डिएरेटर के लेवल को मेंटेन करते हैं 2500 के आसपास। ठीक है, जब आपका डिएरेटर में आपका जो है यहां पे आपका वाटर स्टोर हो जाता है और ठीक है, डिएरेटर के बाद आपका वाटर कहां पे जाता है, तो आपका 3 बॉयलर फीड पंप है, बॉयलर फीड पंप 3 नंबर ऑफ बॉयलर फीड पंप है, बीएफपी जिसको बोलते हैं आपका, जिसमें से एक है एमडीबीएपी जो हम लोग बोलते हैं मोटर ड्रिवन पंप होता है और 2 होता है आपका टीडीबीएपी 2 नंबर। ये टोटल 2 पंप है और ये एमडीबीएपी का 1 पंप होता है। ठीक है, ये टरबाइन ड्रिवन है, ये मोटर ड्रिवन है।
बस बेसिक डिफरेंस यही है, ये इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है, इसमें हम लोग एक टरबाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो एमडीबीएफपी का जनरली हम लोग देखते देखते क्या होता है, इसमें जो डेरेटर का जो सक्शन जो जाता है वह एक बूस्टर पंप होता है, बूस्टर पंप होता है, बूस्टर पंप में आता है। और बूस्टर पंप में एक स्टेनर लगा रहता है जिसका नाम कहते हैं बास्केट टाइप स्टेनर या बकेट स्टेनर, जिसको हम लोग कहते हैं बकेट स्टेनर। और एक आप पढ़ते होंगे कोनिकल स्टेनर, कोनिकल स्टेनर पढ़ते हैं। कोनिकल स्टेनर जो रहता है वो बॉयलर फीड पंप जो मेन पंप है उसके सक्शन में लगा रहता है। जो ये आपका हॉरिजॉन्टल टाइप स्टेनर है और ये वर्टिकल टाइप स्टेनर होता है बास्केट टाइप। हम लोग बास्केट में जो भी आपका डस्ट वगैरह होता है वो आपका यहाँ पे ये हो जाता है, जो है सेपरेट हो जाता है। तो ये जो बूस्टर पंप का जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है वो जनरली 6 से 7 kg होता है। तो इसलिए हम लोग डिरेटर में इतना प्रेशर मेंटेन करते हैं। नहीं तो इसका आपको क्या करना होगा, अगर आप उस डिरेटर को प्रेसाइज नहीं कीजिएगा तो इसके नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के लिए आपको डिरेटर को 70 से 80 मीटर हाइट पे ले जाना पड़ेगा, तभी आपको इसका प्रेशर नेट पॉजिटिव सक्शन हेड मिलेगा। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है, इतना मिनिमम प्रेशर चाहिए फॉर द वाटर टू फ्लो इनटू द सक्शन लाइन। जो आपका बूस्टर पंप, किसी भी पंप का जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है उतना आपको मिनिमम प्रेशर चाहिए ताकि वो उसका सक्शन कर सके, वो वाटर उसको फ्लो कर सके। तो अगर आपका दो प्रोविजन, अगर आप डिरेटर के हाइट को 80 मीटर तक ले जाइए, नहीं तो डिरेटर को प्रेसाइज कीजिए। तो ये प्रोविजन तो थोड़ा गलत है, आपको बहुत सारा सिविल कॉस्ट लगेगा, बहुत सारा ये कॉस्टली प्रोडक्ट है ये। और आपको जो स्टीम तो मिल ही जाता है, आपके पास तो स्टीम तो इजीली अवेलेबल है। तो वहीं से हम लोग आईपी टरबाइन से एक्सट्रैक्शन स्टीम निकाल के आप क्या करते हैं, हम लोग इसको प्रेशराइज करके आपका दो प्रोविजन हो जाता है, एक डिरेटर का प्रेशराइज भी हो गया, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड भी आपको मिल गया, दूसरा आप गैस डिजॉल्व जो गैसेस था उसको भी आपने निकाल लिया। दोनों आपका मकसद अचीव हो जाता है। तो बूस्टर पंप क्या करता है कि बूस्टर पंप जो है वो 7 kg का प्रेशर आता है और उसको ये 20 से 25 kg तक लेके चला जाता है। जनरली 15-16 तक जाता है, तो 20 से 25 तक चला जाता है। और ये क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर आपको जितना भी बॉयलर फीड पंप है सब में बूस्टर पंप लगा रहता है, तो बूस्टर पंप लगाने का क्यों जरूरत पड़ा, क्या रिक्वायरमेंट है। हम डायरेक्ट डिरेटर के सक्शन को ही मेन ऑफ जो बॉयलर फीड पंप है उसमें हम लोग डाल देते हैं। तो इसका भी सेम रीजन है कि उसका जो एनपीएसएच है मेन फीड पंप का वो जनरली 15 kg के आसपास आता है। और 15 kg अचीव करने के लिए डिरेटर को 150 मीटर हाइट तक ले जाना पड़ेगा कम से कम। सेकेंड क्या है कि आप, ठीक है, क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि आप इसको जो 6 से 7 kg प्रेशराइज करते हैं डिरेटर को, वहां पे 16 kg स्टीम लेके चले आइए, तो आपको तो प्रेशर मिल जाएगा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड बॉयलर फीड पंप का। तो यहां पे क्या होता है कि आप देखिए, हमको क्या अल्टीमेट क्या है कि प्लांट का एफिशिएंसी पे भी आपको गौर करना होगा। आप ये स्टीम हम लोग कहां से निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं टरबाइन से। टरबाइन से जितना भी स्टीम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं अल्टीमेट उसका वर्क डन उस स्टीम के द्वारा 0 हो जा रहा है। ठीक, अगर ये स्टीम को हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं करते तो वर्क डन आपको इस स्टीम का भी मिलता, आपको जो हीट रेट आपको वहां पे कम मिलता। ये आप स्टीम निकाल रहे हैं, आपको हीट रेट ज्यादा लग रहा है और आपको एफिशिएंसी पे ध्यान देना है। इसलिए जो उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, देखा गया कि चलो इकोनॉमिकल कौन सा है, तो इकोनॉमिकल देखा गया कि आप एक बूस्टर पंप पर आपका बूस्टर पंप लगा दीजिए, जिससे आपको यहाँ जो बॉयलर फीड पंप का जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है वो आपको अचीव हो जाता है। इसलिए बूस्टर पंप आपका टीडीबीएपी में भी है और एमडीबीएपी में भी लगा दिया गया है। ठीक है, तो जनरली देखिए आपका एमडीबीएपी का जो अरेंजमेंट आप देखिएगा अगर, तो आपका इसमें एक बूस्टर पंप रहता है, बूस्टर पंप के बाद आपका गियर बॉक्स रहता है, गियर बॉक्स देखिएगा, गियर बॉक्स के बाद आपका मेन मोटर रहता है। यहीं पे देखिए, अगर आपका मोटर ड्रिवन है तो मोटर रहेगा, अगर टरबाइन ड्रिवन रहेगा तो टरबाइन लगा रहेगा। यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक कपलिंग रहता है और यहाँ पे आपका बॉयलर फीड पंप रहता है।
ये आपका 8.5 मीटर पे जनरली आपको मिलेगा एमडीबीएफ। इसको हम कहते हैं मोटर ड्रिवन एमडीबीएफ। देखिए अरेंजमेंट इस टाइप का रहेगा। बूस्टर पंप, गियर बॉक्स, मोटर, हाइड्रोलिक कपलिंग एंड बॉयलर फीड पंप। आपका जो है मेन मोटर को हम लोग रन करते हैं। मोटर रनिंग जनरली इसका मोटर का जो आरपीएम जो होता है अगर फुल लोड पे 5 आरपीएम के आसपास होता है। तो बूस्टर पंप जो कि छोटा पंप है, इसको जनरली इसको प्रेशराइज करना है 7 से 15 केजी तक। तो 55 आरपीएम पे इसको क्यों रोटेट करें? इसलिए बीच में गियर बॉक्स लगा दिया। गियर बॉक्स क्या होता है, स्पीड आरपीएम को रिड्यूस कर देता है। आरपीएम को रिड्यूस कर देता है और जितना इसका रिक्वायरमेंट है उतना गियर रेशियो हम लोग रखते हैं और उतना हम लोग अचीव कर लेते हैं। मोटर और बॉयलर फीड पंप के बीच में एक हाइड्रोलिक कपलिंग रहता है। बहुत टाइप का आप लोग कपलिंग पढ़े होंगे, रिजिड कपलिंग, लफ एंड जॉब कपलिंग, गियर कपलिंग, हाइड्रोलिक कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग। तो यहां पे क्या होता है, मोटर और बॉयलर फीड पंप में फिजिकल कपलिंग नहीं होता है। इसमें फिजिकल कपलिंग नहीं होता है जैसे आप रिजिड कपलिंग में या गियर कपलिंग में देखते होंगे। उसमें क्या होता है, फिजिकल आपका ड्राइवर और ड्रिवन के बीच फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। लेकिन इस केस में आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड कपलिंग है। यानी देखिए हाइड्रोलिक कपलिंग का जो अगर हम वर्किंग देखेंगे तो ब्रीफली बता रहे हैं, डिटेल में नहीं, ब्रीफली क्या कैसे वर्क करता है ये देखिए। इसमें क्या रहता है कि आपका जो आपका मोटर का जो शाफ्ट है, मोटर के शाफ्ट में आपका लगा रहता है इंपेलर, ठीक है, वो इंपेलर लगा रहता है। जैसे पंप टाइप अरेंजमेंट है जो ऑयल को प्रेशराइज करता है। और ड्रिवन साइड जो आपका बॉयलर फीड पंप का जो ड्रिवन साइड है वहां पे आपका टरबाइन साइड कुछ टरबाइन टाइप अरेंजमेंट रहता है, ब्लेड रहता है, इंपेलर ब्लेड टाइप अरेंजमेंट रहता है। तो क्या होता है, ये क्लोज केसिंग है हाइड्रोलिक कपलिंग के अंदर। ये यहां पे क्या होता है कि ऑयल जो होता है प्रेशराइज होता है। ऑयल जनरली आप मोटर ड्रिवन में देखिएगा तो 3 पंप रहता है हाइड्रोलिक कपलिंग में। एक आपका एओपी रहता है, एक आपका वर्किंग ऑयल पंप होता है और एक आपका मेन ऑयल पंप होता है। देखिए 3 पंप देखिएगा, एओपी ऑक्सिलरी ऑयल पंप, वर्किंग ऑयल पंप एंड मेन ऑयल पंप। देखिए इस दोनों पंप का जो मेन यूज है वो आपका जो भी बियरिंग को कूलिंग करने के लिए जाता है, लुब्रिकेशन सिस्टम का में जाता है। जैसे सारे एंड पे बियरिंग है गियर बॉक्स में, मोटर का, आपका बॉयलर फीड पंप का। तो इस सब के जो बियरिंग को कूलिंग करने के लिए आपका एओपी और एमओपी रहता है। इनिशियल में जब आपका ये मोटर ड्रिवन अगर मोटर बंद रहता है तो इनिशियल में एओपी चलता है और जैसे ही आपका मोटर को स्टार्ट करते हैं तो चूंकि ये मोटर के शाफ्ट में ही एमओपी रहता है, तो मोटर जैसे ही आपने रोटेट किया तो एमओपी भी रोटेट हो जाता है और वहां से भी आपका प्रेशर निकल जाता है, प्रेशर मिलता है। तो जैसे इसका प्रेशर रिसीव हो जाता है तो एओपी क्या होता है, कट आउट हो जाता है ऑटो में, ठीक है। एओपी कट आउट हो गया और वहां पे जो लुब्रिकेशन सिस्टम का जो वर्किंग करेगा वो मेन ऑयल पंप करने लगता है, ठीक है। जैसे आपका मोटर को हम लोग क्लोज करते हैं तब फिर एमओपी का प्रेशर तो मिला नहीं क्योंकि उसका आरपीएम 0 और एमओपी क्या है वो शाफ्ट पे माउंटेड है, तो शाफ्ट का आरपीएम 0, एमओपी का प्रेशर 0। तो उस कंडीशन में आपका एओपी ऑक्सिलरी ऑयल पंप जो होता है कटिंग हो जाता है और फिर वो लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। तो समझ गए एओपी का क्या काम है, एमओपी का क्या काम है। वर्किंग ऑयल पंप का काम होता है हाइड्रोलिक कपलिंग जो कनेक्शन के लिए, हाइड्रोलिक कपलिंग का जो इंटरनल जो आरपीएम बढ़ाता है, मोटर से आरपीएम को ट्रांसफर करता है बॉयलर फीड पंप में, वो आपका वर्किंग ऑयल पंप होता है। वर्किंग ऑयल पंप क्या होता है कि यहां पे आपका क्या इंपेलर रहता है। वर्किंग ऑयल पंप जैसे यहां पे आया और इंपेलर जैसे पंप में इंपेलर होता है तो प्रेशर बढ़ाता है, वो प्रेशर बढ़ा के जनरली आपका वर्किंग ऑयल पंप का जो प्रेशर रहता है वो 3.5 केजी के आसपास होता है, ठीक है। और एओपी और एमओपी का जो प्रेशर होता है वो 2.5 केजी के आसपास होता है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है कि आपका इंपेलर से इसको प्रेशराइज किया, प्रेशराइज करने के बाद क्या होता है कि आपका यहां से ऑयल का ऐसा प्रोफाइल रहता है इंपेलर का कि वो प्रेशराइज होने के बाद आपका जो ड्रिवन में जो टरबाइन ब्लेड टाइप है उस पर जाके स्ट्राइक कर जाता है डायरेक्ट यहां पे, और स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है वो रोटेट करने लगता है। तो आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट भी नहीं हुआ
और क्या होगा, ऑयल से आपने उसके आरपीएम को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और इस दोनों के बीच में आप जो जो ड्राइवर शाफ्ट में जो इंपेलर है वहां से जो ऑयल निकल रहा है और ड्रिवन के ब्लेड पे जो स्ट्राइक कर रहा है, इसके बीच में एक स्कूप लगा रहता है, एक स्कूप ट्यूब टाइप रहता है। तो कितना ऑयल को वहां पे इंजेक्ट करना है उसके ब्लेड पे, वो डिसाइड करता है स्कूप कपलिंग। अगर आप स्कूप कपलिंग दीजिएगा तो उतना ऑयल वहां जाके स्ट्राइक करेगा। आप स्कूप रखे 20%, तो 20% ही ऑयल वहां पे जाके जो स्ट्राइक करेगा, बाकी ऑयल ड्रेन कर देगा। फिर आपने स्कूप को बढ़ा के 50% किया, तो 50% ऑयल ही वहां पे जाके स्ट्राइक करेगा और बाकी का ऑयल आपका ड्रेन हो जाएगा, मतलब बिना स्ट्राइक किए हुए वापस आ जाएगा फिर इंपेलर में। तो इस टाइप का अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि जैसे आपको आरपीएम बढ़ाना है, मतलब आपको ड्रम लेवल को तो कंट्रोल ही करता है, बॉयलर फीड पंप या टर्बाइन ड्रिवन पंप से ही ड्रम लेवल को कंट्रोल किया जाता है। तो यहां देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ड्रम लेवल जो है डिक्रीज कर रहा है, तो फीड वाटर आपको मतलब बढ़ाना पड़ेगा। फीड वाटर बढ़ाने के लिए क्या होगा कि आपका मोटर का तो आरपीएम फिक्स है, तो फिर आपका बॉयलर फीड पंप का जो डिस्चार्ज कैसे बढ़ेगा, आप जानते होंगे कि डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D3N, मींस डायमीटर तो कांस्टेंट है, ठीक है, डिपेंड करता है आरपीएम पे। जितना आप आरपीएम बढ़ाइएगा उतना पंप का डिस्चार्ज बढ़ेगा। तो आरपीएम इसको आपको आरपीएम इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ड्रम लेवल डिक्रीज कर रहा है, तो आपको फीड वाटर बढ़ाना पड़ेगा। और फीड वाटर कैसे बढ़ेगा, आपको आरपीएम बढ़ाना पड़ेगा। मोटर का आरपीएम फिक्स है, इसका आरपीएम आपको कैसे बढ़ाइएगा, फिर आपको स्कूप बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप स्कूप बढ़ाए तो जो ऑयल पहले से स्ट्राइक कर रहा था उससे ज्यादा ऑयल वहां पे जाके ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा और उसका आरपीएम को बढ़ा देगा। फिर अगर ड्रम लेवल मान लीजिए ज्यादा हो गया तो उसके आरपीएम को डिक्रीज करना होगा, तो जो ऑयल वहां पहले से स्ट्राइक करता हो उससे कुछ ऑयल को हम लोग ड्रेन कर दिए। इस प्रकार से हम लोग स्कूप कपलिंग से करके स्कूप से हम लोग उसके आरपीएम पे इसके आरपीएम को हम लोग कंट्रोल करते हैं। और उसका आरपीएम को कंट्रोल किए तो डिस्चार्ज डिपेंड करता है आरपीएम पे, आरपीएम बढ़ा तो डिस्चार्ज बढ़ा, फ्लो बढ़ा, आरपीएम डिक्रीज हुआ तो डिस्चार्ज आपका डिक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ड्रम लेवल को कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली देखिए टरबाइन ड्रिवन जो रहेगा, टरबाइन ड्रिवन कैसे वर्क करता है और यहां टरबाइन ड्रिवन से आप ड्रम लेवल को कैसे कंट्रोल करते हैं इसको देखिए। इसमें क्या होता है कि आपका बूस्टर पंप तो रहेगा है, गियर बॉक्स तो रहता ही है, टरबाइन ड्रिवन, और यहाँ पे बॉयलर फीड पंप, यहाँ आपका डायरेक्ट रिजिड कपलिंग रहता है। वहां पे आपका हाइड्रोलिक कपलिंग बीच में था, खत्म। यहाँ पे टरबाइन ड्रिवन है, डायरेक्ट कपलिंग, ठीक है। तो वही आपका बूस्टर पंप का जो डिस्चार्ज होता है, बूस्टर पंप में आपका डायरेक्टर से सक्शन हुआ, यहाँ से आपका डिस्चार्ज हुआ। ये डिस्चार्ज में आपका बीच में क्या रहता है, कोनिकल स्टेनर रहता है। मैं बताया था कि कोनिकल स्टेनर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल टाइप रहता है, और इसमें रहता है बास्केट टाइप, बकेट टाइप स्टेनर जो रहता है वो आपका वर्टिकल है, वो आपका बूस्टर पंप के सक्शन में रहता है, ठीक है। और यहाँ का जो कोनिकल का जो ये है, ये इसके सक्शन में जाता है और यहाँ से इसका डिस्चार्ज निकलता है। जनरली इसका देखिएगा ये 7 kg, यहाँ पे निकलेगा आपका 15 से 16 kg के आसपास। यहाँ से आपको 15-16 के आसपास निकला, और यहाँ से जनरली 190-200 के आसपास निकलता है। सबसे ज्यादा प्रेशर का लाइन यही होता है पूरे पावर प्लांट में। सबसे मैक्सिमम प्रेशर लाइन अगर वाटर के केस, वाटर स्टीम, ऑयल के केस में तो आपका 240-250 तक जाता है, लेकिन वाटर और स्टीम के केस में सबसे ज्यादा प्रेशर आपका यही लाइन होता है, बॉयलर फीड पंप। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे आपका, वहां पे मोटर ड्रिवन था, यहाँ पे टरबाइन ड्रिवन, इसमें टरबाइन लगा रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें आईपी टरबाइन से एक्सट्रैक्शन स्टीम लेते हैं, ठीक है। इसमें एक्सट्रैक्शन स्टीम लेते हैं कहां से, आईपी टरबाइन के 7th स्टेज से लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो प्रेशर होता है जनरली, आप देखिएगा टीडीबीएफपी का जो प्रेशर होता है वो जनरली 5 से 6 kg के आसपास होता है, और आपका जो 300 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है, ठीक है। यहां से टीडी स्टीम आता है, यहाँ पे ब्लेड रहता है, ब्लेड पे स्ट्राइक किया, रोटेट करता है, ये रोटेट किया तो आपका गियर बॉक्स रोटेट किया, गियर बॉक्स रोटेट करने से बॉयलर बूस्टर पंप आपका रोटेट हो गया, और ये तो डायरेक्ट कपलिंग है बीच में, तो बॉयलर फीड पंप भी रोटेट हो जाता है।
तो एमडीबीएफपी में स्क्रू कपलिंग था तो कंट्रोल होता था, वो समझ गए। टीडीबीएफपी कैसे आरपीएम को कंट्रोल करता है, ड्रम लेवल को कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यू एन होता है। डायमीटर कांस्टेंट है तो डिपेंड किस पे करेगा, आरपीएम पे। और आपको आरपीएम को कंट्रोल करना है, डिस्चार्ज बढ़ाना है आरपीएम बढ़ाइए, इंक्रीज कीजिए, डिस्चार्ज डिक्रीज करना है तो आरपीएम को आपको डिक्रीज करना होगा। तो यहां पे कैसे हम लोग डिक्रीज करते हैं, तो यहां पे क्या होता है कि आपका जो ऑयल कंट्रोल वाल्व, देखिए स्टीम एक्सट्रैक्शन स्टीम का प्रेशर तो आ रहा है, और ये एक्सट्रैक्शन स्टीम का जो प्रेशर है इसमें आपका क्या रहता है, स्टॉप वाल्व रहता है एंड कंट्रोल वाल्व रहता है। ठीक है, तो इसमें इसका गवर्निंग सिस्टम है। गवर्निंग सिस्टम का मैं एक अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा, इसका ऑनलाइन सर्किट क्या है और फिर गवर्निंग वाला सर्किट क्या है, अलग से मैं बाद में एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। अभी सर समझ लीजिए कि इसमें सेकेंडरी ऑयल होता है, ये स्टॉप वाल्व होता है, कंट्रोल वाल्व होता है। स्टॉप वाल्व तो फुल ओपन हो जाता है, कंट्रोल वाल्व से हम लोग स्टीम के प्रेशर को कंट्रोल करते हैं कि कितना आपको ड्रम लेवल, जैसे ड्रम लेवल मान लीजिए आपको घट रहा है तो फिर वाटर का डिमांड बढ़ गया, फिर वाटर डिमांड बढ़ाने के लिए आपको आरपीएम बढ़ाना होगा, बॉयलर फीड पंप का आरपीएम बढ़ाने के लिए क्या होगा, यहां से स्टॉप वाल्व आपका तो फुल्ली ओपन रहता है, कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग से हम लोग इसके आरपीएम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ड्रम लेवल डिक्रीज कर रहा है, ड्रम लेवल डिक्रीज कर रहा है तो आपको फिर वाटर फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। फिर वाटर फ्लो कैसे बढ़ेगा कि बॉयलर फीड पंप का आपको आरपीएम को इंक्रीज करना पड़ेगा। आरपीएम इंक्रीज करने के लिए क्या क्या होगा कि यहाँ पे कंट्रोल वाल्व को ओपन करना पड़ेगा। कंट्रोल वाल्व ओपन कौन करता है, यहाँ से जो एक आपका सिग्नल फ्लूइड है, आपका सेकेंडरी वाल्व प्रेशर क्या करता है, आपका जो है पोर्ट को ओपन कर देता है, तो आपका जो मेन ऑयल है, मेन ऑयल कंट्रोल वाल्व को ओपन कर देता है। तो यहां से क्या होता है कि कंट्रोल वाल्व के ओपनिंग और क्लोजिंग से हम लोग जो स्टीम फ्लो को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, और वहां से आरपीएम टीडीबीएफपी के आरपीएम को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो ये भी आपका 4400 आरपीएम के आसपास मूव करता है ये। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख लिए कि टीडीबीएफपी और एमडीबीएफपी किस प्रकार ड्रम लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जब आपका रनिंग कंडीशन में यूनिट रहता है तो 2 टीडीबीएफपी आपका रनिंग कंडीशन में रहता है, और आपका जो एमडीबीएफपी रहता है वो स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। ठीक है, लाइटअप कंडीशन में या स्टार्टिंग कंडीशन में आपको एमडीबीएफपी हम लोग चला के लग के लाइटअप करते हैं, जो एमडीबीएफपी ज्यादा रिलायबल होता है। बाद में धीरे धीरे हम लोग एक टीडीबीएफपी सर्विस में लेते हैं, फिर सेकंड टीडीबीएफपी सर्विस में लेते हैं, और फिर उसके बाद एमडीबीएफपी को आउट करके स्टैंड बाय में डाल देते हैं, और उसको स्कूप कपलिंग उसका ट्रैक करते रहता है ड्रम लेवल को। जैसे ही किसी कारणवश कोई भी टीडीबीएफपी ट्रिप किया, एमडीबीएफपी आपका ऑटो में स्टार्ट होकर ड्रम लेवल को मेंटेन करता है।